वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में सबसे पहले हमने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एप्लीकेबल किस चीज पे होता है, वो हमें ट्रीटमेंट बताता है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज का ट्रीटमेंट कहता है कि साहब फॉरेन एक्सचेंज में अगर कोई डिफरेंस आता है तो फिर उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। उसने कहा ये दो चीजों पे एप्लीकेबल होता है। कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो जिसका सेटलमेंट पेंडिंग हो, या फिर फॉरेन ऑपरेशन हो। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जिसका सेटलमेंट पेंडिंग हो, उसमें तीन बातें हो सकती थी। सबसे पहला, अगर ट्रांजैक्शन फिक्स एसेट से रिलेटेड हो तो आने वाला एक्सचेंज डिफरेंस फिक्स एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू आइटम परचेज सेल से रिलेटेड हो तो फिर वो P&L में चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर वो लोन से रिलेटेड हो तो भी वो P&L में एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर हमने बात की कि अगर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो आता है, अगर वो फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड हो, मतलब फॉरेन में बिजनेस जैसे ब्रांच, डिपार्टमेंट, सब्सिडरी कंपनी, तो उसमें दो केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, IFO, दैट इज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, मतलब वो जो फॉरेन में आपका बिजनेस चल रहा है आप उसे इंटीग्रल पार्ट मानते हैं अपने बिजनेस का, तो फिर उसका आने वाला एक्सचेंज डिफरेंस P&L अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। उसमें कन्वर्जन किस तरह से करेंगे, कन्वर्जन करने के लिए फिक्स एसेट को फिक्स एसेट की परचेज डेट से, मतलब ट्रांजैक्शन की डेट से, बाकी की जितनी भी एसेट है उनको क्लोजिंग रेट से, सारे लायबिलिटीज को क्लोजिंग रेट से, और इनकम और एक्सपेंस जो है उनको रिकॉर्ड करेंगे। वैसे तो ट्रांजैक्शन की रेट से करते हैं बट प्रैक्टिकली हम एवरेज रेट पे करेंगे। फिर बात आती है NIFO, नॉन इंटीग्रल। अगर आपने उसे नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन माना है तो क्या होगा, अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मान रहे हैं मतलब हम उस बिजनेस को एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें जब कन्वर्जन करते वक्त जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उस एक्सचेंज डिफरेंस को FCTR अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। FCTR मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट जब भी उस इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा तो उसकी वैल्यू से एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये लो साहब, अब बोले ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, बोले सारी एसेट सारे लायबिलिटीज को क्लोजिंग रेट पे और इनकम और एक्सपेंस को प्रैक्टिकली एवरेज रेट पे करेंगे। तो ये था जो अभी तक हमने पूरा पढ़ा था, पूरे AS का क्रक्स। ठीक है साहब, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे थे। अब एक लास्ट बात, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, एक चीज समझानी है, पूछने से ज्यादा बेसिकली एक बात बताइए। मान लीजिए बेटा मुझे 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, 50 लाख, 50 लाख इंडियन रुपीज। मुझे एक लोन चाहिए कितने रुपए का, 50 लाख इंडियन रुपीज का। इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 15%। इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो इंटरेस्ट रेट है 15%। अब मुझे वो रेट ज्यादा लग रहा है तो मैंने एक फॉरेन के बैंक से बात की। फॉरेन के बैंक ने कहा देखिए साहब अभी $1 का रेट है 50 रुपए, आप हमसे $1,00,000 बोरो कर लीजिए, हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे 10%। ठीक है साहब, तो मैंने सोचा अगर मैं 50 लाख इंडिया में बोरो करता हूं तो मेरा इंटरेस्ट कितना लगेगा, मेरा इंटरेस्ट लगेगा 15%। अगर वही पैसा मैं फॉरेन से बोरो करता हूं तो मेरा इंटरेस्ट लगेगा 10%। क्लियर है मेरी बात।
यस सर। ठीक है, कर लिया। अब आप इंडिया से बोरो करोगे या फॉरेन से बोरो करोगे? सर फॉरेन से। फॉरेन से बोरो करेंगे। कर लिया साहब। तो मैंने कहा सिचुएशन देखिए, आपको लोन चाहिए था ₹50,00,000। इंडिया में इंटरेस्ट रेट था 15%। आपने बोरो किया यूएस से $1,00,000 इज इक्वल्स टू, मैं ये बोल देता हूँ, $1 इज इक्वल्स टू ₹50। $1 ₹50 के बराबर है। इंटरेस्ट रेट जो है यूएस की वो है 10%। चलिए सर, ईयर एंड आया, ईयर एंड आ गया। अब पता है क्या होगा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेटा ईयर एंड पे? ईयर एंड पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इंडिया वाले से तो कोई लेना देना नहीं, चल ही नहीं रहा। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? सर 50 लाख का 10% तो 5 लाख हो गया। नहीं, मैंने लोन लिया था डॉलर में, तो मुझे उसका इंटरेस्ट भी पे करना होगा डॉलर में। डॉलर में पे करना होगा, मतलब मुझे $10,000 का इंटरेस्ट पे करना है। क्लियर? यस सर। ठीक है। इस दिन कन्वर्जन रेट कितना हो गया? $1 इज इक्वल्स टू ₹60। अब बताइए मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? ₹6 lakh in rupees. इंटरेस्ट ₹6 लाख। अच्छा, आज के दिन मेरा लोन का अमाउंट कितना ड्यू है? लोन का अमाउंट तो अभी तक पूरा ही ड्यू है, अपन ने तो इंटरेस्ट ही चुकाया है। नहीं, अमाउंट तो बताओगे, अमाउंट तो लिखोगे, बैलेंस शीट में लोन का अमाउंट तो लिखेंगे। यस सर, रुपीज में 50 लाख। 54 लाख 50 लाख या 60 लाख? सर, 54। सर आज क्यों भाई, लोन 50 का पे करना पड़ेगा या आज के दिन 60 का पे करना पड़ेगा? 60 आज की रेट में 60 लाख हो गया। आज की रेट मैंने अभी अभी आपको कहा था कि जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को, तो कौन सी रेट पे दिखाएंगे? क्लोजिंग रेट पे दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो सेटलमेंट पेंडिंग है। यस सर। और अगर सेटलमेंट पेंडिंग है तो कहां दिखाना पड़ेगा? बैलेंस शीट में क्लोजिंग रेट पे। यस सर। लोन का अमाउंट हो गया $1,00,000 और डॉलर की रेट है 60, तो ₹60 लाख। अब अगर प्रैक्टिकली मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं बेटा, एक चीज देखिए, आपने लोन लिया 50 लाख का, आज के दिन आपकी लायबिलिटी है 66 लाख। ये क्लियर है? यस सर। होनी चाहिए थी 50 लाख, अगर आपने लोन लिया था 50 लाख, प्रैक्टिकली ये होनी चाहिए थी 55 लाख। ठीक है? यस सर। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें से ये जो अमाउंट है 16 लाख का, इस 16 लाख में से बोरोइंग कॉस्ट कितनी है?
और एक्सचेंज डिफरेंस कितना है? इस 16 लाख में से बोरोइंग कॉस्ट कितनी है और एक्सचेंज डिफरेंस कितना है? कोई बता सकता है? क्योंकि एक्सचेंज डिफरेंस का कोई और ट्रीटमेंट होता है, बोरोइंग कॉस्ट का कोई और ट्रीटमेंट होता है। यस सर। बोरोइंग कॉस्ट होगा तो ये 16 के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, और जो एक्सचेंज डिफरेंस का अमाउंट है उसका ट्रीटमेंट AS 11 के हिसाब से होगा। तो इस अमाउंट में, इस 16 लाख रुपीस में कुछ अमाउंट तो इंटरेस्ट का और कुछ अमाउंट है बोरोइंग कॉस्ट का। तो क्या आप मुझे बताएंगे कितना कितना अमाउंट है? सर 7,50,000 इंटरेस्ट का। 7,50,000 इंटरेस्ट का। ठीक है, और कोई? ये 750 का तो मुझे कहीं अमाउंट दिख ही नहीं रहा था, और कोई बताए? सर 5 और 11। 5 लाख और 11 लाख। तुषार कह रहे हैं सर 5 लाख इंटरेस्ट का और 11 लाख बोरोइंग कॉस्ट। और कोई? सर 11 लाख तो एक्सचेंज डिफरेंस हो गया ना इसमें। अच्छा सॉरी, 11 लाख एक्सचेंज डिफरेंस। हाँ, भाई कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया, वो इतनी देर तक क्या कर रहे थे? सर कनेक्ट ही नहीं हो रहा था जूम। अच्छा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। हाँ। ये बड़ा अच्छा। 5 लाख इंटरेस्ट, 11 लाख एक्सचेंज डिफरेंस। चलिए, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन, मुझे एक लोन चाहिए था 50 लाख रुपए का। अगर मैं इंडिया में लोन लेता तो मेरा इंटरेस्ट लगता 15%, इसलिए मैंने लोन ले लिया फॉरेन से। कितना लोन लिया? 1 लाख US डॉलर का, क्योंकि उस दिन रेट चल रहा था 50 रुपए, इसलिए मेरे पास 50 लाख रुपए आ गए। यूएस में रेट था 10%, इसलिए मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट कम लगेगा, तो मैंने यूएस से लोन ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं यूएस वाले लोन का, अगर वो चीज जो है उस दिन ईयर एंड आया तो कन्वर्जन रेट हो गया 60, मुझे इंटरेस्ट पे करना है $10,000, इसका मतलब मेरे इंटरेस्ट का पेमेंट अमाउंट हो जाएगा 6 लाख। लेकिन मेरे लोन का रीपेमेंट अमाउंट भी 50 से बढ़ के हो जाएगा 60, तो मुझे 60 लाख पे करना है। मतलब अगर मैं आज उस लोन को क्लोज करता हूं तो मुझे 66 लाख पे करने पड़ेंगे। मतलब मैंने जो 50 लाख का लोन लिया उसका टोटल रीपेमेंट होगा 66 लाख। प्रैक्टिकली जो मैंने सोचा था कि 50 लाख का लोन लिया है, 5 लाख इंटरेस्ट लगेगा 10%, तो मेरे हिसाब से रीपेमेंट होना चाहिए था 55 लाख। तो ये जो 16 लाख का अमाउंट है, इसमें कुछ अमाउंट तो है इंटरेस्ट का और कुछ अमाउंट है एक्सचेंज डिफरेंस। तो आप मुझे बताइए कितने अमाउंट को बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा और कितने अमाउंट को एक्सचेंज डिफरेंस माना जाएगा? हाँ जी, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? कुछ लोगों ने आंसर भी दिए हैं। सर 5 लाख एंड 11 लाख ही लग रहा है मुझे। 5 लाख एंड 11 लाख, ठीक है। अंशु, विकास, चलिए 1 मिनट वेट करें। हाँ जी, अब देखते हैं, समझिए मेरी बात। बेटा एक बात बताइए,
क्या आपने जिस दिन लोन लिया उस दिन आप अगर इंडिया में लोन लेते तो आपका इंटरेस्ट कितना लगता? मुझे एक बात बताइए, अगर ये 50 लाख रुपए है, मैं इंडिया में लोन लेता तो मेरा इंटरेस्ट कितना लगता? 5 लाख। 5 लाख लगता अगर ये लोन मैंने इंडियन करेंसी में लिया होता? 7,50,000। 7 15% लाख है ना, सॉरी सर, 7 लाख। 50,000। मैंने फॉरेन से लोन क्यों लिया? क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट था 10% और 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैंने देखा कि साहब मेरा इंटरेस्ट पड़ेगा मेरे कितने रुपए? 5 लाख। लेकिन क्या जब मैंने लोन लिया तो मुझे ये पता नहीं था क्या कि फॉरेन करेंसी में डॉलर की रेट बढ़ भी सकती है, डॉलर की रेट कम भी हो सकती है? पता था सर। पता था। एक बात बताइए, क्या मैंने मेरे दिमाग में ये नहीं सोचा होगा कि चलो आज तो अपन सोच रहे हैं 5 लाख कम है, अगर ये बढ़ के 7,50,000 तक भी हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि इंडिया में तो वैसे भी 7,50 देने ही है। अगर ये एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से ये अमाउंट बढ़ के 7,50,000 भी हो जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो ये सोचूंगा मैंने इंटरेस्ट ही पे किया है। यस सर। भाई अगर मैं इंडिया में लोन लूं तो 7,50 ही लगेंगे, फॉरेन से लिया तो 5 लाख लगने वाले हैं, लगने की सोच रहा हूं। लेकिन मैं साथ में ये भी तो सोच रहा हूं कि अगर ये 7,50 भी लग जाते हैं रेट बढ़ने से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने लिए तो 7,50 तक तो इंटरेस्ट ही है, क्योंकि अगर वहां से लोन नहीं लेंगे तो इंडिया में तो 7,50 देने ही है। तो क्या 7,50,000 तक के अमाउंट को एक्सचेंज डिफरेंस में काउंट किया जाए या बोरोइंग कॉस्ट माना जाए? बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। तो हम कहते हैं कि इंटरेस्ट अमाउंट पेबल इन रिपोर्टिंग करेंसी विल बी कंसिडर्ड बोरोइंग कॉस्ट। तो हम कहेंगे साहब जो इंटरेस्ट अमाउंट हमें इंडियन करेंसी में पे करना था उस अमाउंट तक हम क्या मानेंगे? बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे। उस अमाउंट से ज्यादा, अब मैं सोचता हूं कि भाई 7,50,000 से भी ज्यादा पे करना पड़ गया, तो जो 7,50,000 से ज्यादा पे करना पड़ रहा है क्या आप उसे बोरोइंग कॉस्ट मान सकते हो क्या? तो सर क्योंकि वो एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से वो क्या हो जाएगा? वो अमाउंट हो जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस। तो समझिए मेरी बात, टोटल ड्यू कितना हुआ? 66 लाख। 66 में से हम कहेंगे साहब 7,50,000 अप टू 7,50,000 तक तो क्या होगा? बोरोइंग कॉस्ट। और इसके बाद 66 नहीं 16 का, ओके ऐसे लिख लो इसको, 66 माइनस 50। तो जो ये 16 लाख रुपए हमारे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 7,50,000 तक तो इसे माना जाएगा बोरोइंग कॉस्ट, और बचे हुए 8,50,000 को माना जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस। क्लियर है सभी को? यस सर। मैंने यही तो बोला था, आपने मना किया था। हाँ अरे मुझे पता था तो आपने ये बोला था, अब सबसे पहले आपकी बात मान लेते तो बाकी सबको कैसे समझाता? जवाब ही नहीं देते, सब 7,50 जवाब देने लग जाते आपका देख के। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस। आपको याद है यही क्वेश्चन मैंने आपसे AS 16 में छुड़वाया था। उन्होंने एक लाइन कही थी, बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी या बोरोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी
should be treated as interest cost, इंटरेस्ट कॉस्ट तक ट्रीट की जाएगी, ऐसा ही कुछ कहा था उन्होंने। वहां पे भी हमने एक लाइन पढ़ी थी, लेकिन उस लाइन को हम फटाफट पढ़ के कि इसको आगे डिस्कस करेंगे छोड़ दिया था हमने। यहाँ पे भी यही बात की गई है कि साहब बोरोइंग जो आपकी एक्सचेंज डिफरेंस आता है उसको बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा टिल द अमाउंट या अप टू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अमाउंट तक उसे बोरोइंग कॉस्ट माना जाए। क्लियर? यस सर। Yes, sir. समझ गए? बस इतनी बात थी। फटाफट से अपनी बुक निकाले, अपन इसके क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिए जल्दी से निकालिए, बहुत अच्छे बच्चे। पेज नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है शायद, पहला जो फॉरेन एक्सचेंज का ये इलस्ट्रेशन है, फटाफट से निकाल लीजिए। जैसे ही निकाल ले ओके कहते हैं। Yes, sir. हाँ विकास, यस सर, ओके। सर पेज नंबर आपने 60 बताया ना? पेज नंबर मैंने 30 बताया, क्वेश्चन नंबर 6 बताया। फिर भी आप आपकी बुक में देख लीजिए, जहां पे भी एस दिया हुआ है उसके जस्ट बाद में उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके सर। मिल गया? यस सर मिल गया। ठीक है, वेरी गुड, फटाफट से निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं साहब, गुड्स परचेज ऑन 24 मार्च 2016, यूएस डॉलर 1 लाख, एक्सचेंज रेट है 64.60। सभी के पास यही क्वेश्चन है? Yes, sir. यस सर यही है। ठीक है, प्राची देखिए बोरोइंग कॉस्ट का पहला क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड ऑन 24 मार्च 2016, यूएस डॉलर 1 लाख, एक्सचेंज की रेट है 64.60। एक्सचेंज की रेट 31 मार्च 2016 को कितनी है, मतलब ईयर एंड जिस दिन हो रहा है 65, और डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट कितना है? एक्चुअल पेमेंट को रेट है 65.50। डन। कैलकुलेट द लॉस और गेन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 एंड 16-17। ठीक है, गुड्स परचेज की है मैंने यूएस डॉलर 1 लाख रुपए की 24 मार्च को। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, हमें कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है। सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। सबसे पहले मैं कहता हूं ऑन 24 मार्च 2016, परचेज गुड्स है इसलिए परचेज ऑफ गुड्स
रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ गुड्स कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? 1,00,000 यूएस डॉलर थे, 64.60 सॉरी $1,00,000 $64.60 that is rupees 64,60,000 डन। फिर हम कहते हैं ऑन 31 मार्च 2016 on 31st March 2016 payable is recorded at closing rate। पेबल को कौन सी रेट पे दिखाना पड़ेगा? क्लोजिंग रेट पे। तो उस दिन भी 1,00,000 यूएस डॉलर बाकी थे, डॉलर का रेट बढ़ के हो गया था 65, तो अमाउंट हो गया $1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 65 that is rupees 65। इस दिन एक्सचेंज डिफरेंस कितना? बोले साहब पहले देने थे 64,60,000, अब देने हैं 65 लाख। तो एक्सचेंज का लॉस हो गया 40,000। सच एक्सचेंज लॉस ऑफ रुपीज 40,000। इस 40,000 के लॉस को क्या करेंगे? चार्ज कर देंगे चार्ज टू P&L अकाउंट। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले तो जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उस दिन तो एंट्री की जाएगी, ईयर एंड पे दोबारा चेक किया जाएगा, और फिर कब चेक किया जाएगा इतना तो नोट कर ले, और फिर चेक किया जाएगा जब हम उसका पेमेंट कर रहे होंगे। पेमेंट की डेट क्या है सर? नेक्स्ट ईयर पेमेंट की डेट है 5 जून 2017। तो हम कहेंगे साहब ऑन 5 जून 2017। 5 जून 2017 को क्या होगा? 5 जून 2017 को जो अमाउंट पेड की जाएगी वो कैसे की जाएगी? अमाउंट पेड की जाएगी 1,00,000 यूएस डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 65.50। इसका मतलब हमें अमाउंट कितना पे करना पड़ा? 65,50,000। तो ये जो 50,000 रुपीज का एक्सचेंज डिफरेंस आया है इसका क्या करेंगे? तो हम कहेंगे एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ 65,50,000 हमने दिए हैं, जबकि हमारी बुक में पेबल थे 65 लाख। तो ये जो 50,000 रुपीज का एक्सचेंज डिफरेंस है शुड बी चार्ज्ड टू P&L अकाउंट एज ए एक्सचेंज लॉस। डन। तो एक चीज देखिए, ये जो P&L अकाउंट था ये P&L अकाउंट था 2015-16 का। ओके और एक P&L अकाउंट हो गया
ये डेट 16 है बेटा, इस डेट को 16 कर लेना। ये P&L अकाउंट हो गया 2016-17। ओके, पेमेंट की डेट 5 जून 2016 है। क्लियर? हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन है पूरे आंसर में? कोई नो सर। पक्का नहीं है? सर हाँ, सर जब हम परचेज करते हैं तब हमने रिकॉर्ड किया था उसको परचेज रेट पे, जब हमने उसको परचेज परचेज रेट पे नहीं, ट्रांजैक्शन की डेट पे। ट्रांजैक्शन की डेट पे जो रेट थी उस पे रिकॉर्ड किया, फिर हाँ। हमने ईयर एंड पे उसको ये क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड किया। तो हमारा हाँ। अब परचेज जो ट्रांजैक्शन डेट पे हमने रिकॉर्ड किया था उससे कोई मतलब ही नहीं रहता ना फिर। बस उसकी तो केवल रेट काम आएगी, क्योंकि परचेज हमने रिकॉर्ड कर रखा था ना 64,60,000। हाँ, तो सर जैसे हमने ये लास्ट में जो डिफरेंस निकाला है ना, उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है ना इस चीज का। तो उसमें रोल कहाँ से आएगा? बीच में आपने इस डेट पे ट्रीटमेंट नहीं इस पे कर दिया क्या? रिकॉर्ड कर लिया इसलिए। भाई मैं कहता हूँ पहले आपने रिकॉर्ड किया 100 रुपए, 3 महीने बाद बढ़ा के कर दिया 150, तो उसके 3 महीने बाद 100 से बात करोगे या 150 से बात करोगे? हाँ, तो यही तो सर, ऊपर वाले का तो कोई रोल ही नहीं है, जो ट्रांजैक्शन डेट अरे था रोल कैसे नहीं है उसका? उसकी जगह रोल था। आप ये कैसे, उसमें क्यों रोल, क्यों जरूरत ही नहीं है उसकी? रोल की बात क्या है, उसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है सर। आप अगर घर से चलते हो बस स्टैंड तक आ गए, तो अब आगे बस स्टैंड से आगे की बात करो। आप ये कैसे, आप ये वर्ड्स कैसे काम में लोगोगे? मेरे घर से बस स्टैंड तक आने का कोई रोल नहीं है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, आगे चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन गुड से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेड लिमिटेड acquired a machine on 1st April 2016। जेड लिमिटेड ने एक मशीन एक्वायर की है 1 अप्रैल 2016 को, कॉस्टिंग $1 लाख, जिसकी कॉस्टिंग थी $1 लाख। द सप्लायर एग्रीड टू फॉलोइंग टर्म्स ऑफ पेमेंट। 1 अप्रैल 2016 डाउन पेमेंट था 50%। 1 अप्रैल 2017 25%। 1 अप्रैल 2018 25%। ठीक है, मतलब आधा तो उसने डाउन पेमेंट ही कर दिया, बचा हुआ पेमेंट 1 साल बाद करेगा, और सॉरी 25%, और उस 25% उसके 1 साल बाद पेमेंट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बोल रहा है कंपनी डेप्रिशिएट मशीनरी एट द रेट 10% ऑन द एसएलएम मेथड। कंपनी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाती है 10% की रेट से। ठीक है, एक्सचेंज रेट इज स्टडी एट $1 $1 ₹60 अप टू 30th September 2017। इसका मतलब एक बात बताइए बेटा, परचेज की डेट को डॉलर की रेट क्या थी? ₹60. परचेज की डेट पे डॉलर की रेट थी 60। ऑन 1 October 2017, due to an official revaluation of rates, the exchange rate is adjusted to $1 is equals to ₹68। रेट कितनी हो गई डॉलर की? 68। Show the extract of the relevant entries ठीक है, show the extract of relevant entries in the profit and loss account for the year 31st March 2016 and balance sheet as on date, showing such workings as necessary। 1617 original cost of machine $1 lakh multiplied by 60, that is 60 lakh,
डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% रुपीज 6 लाख, 17-18 ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। चलिए करने की कोशिश करते हैं, कुछ बातें इन्होंने कह रखी। मशीन को कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? सर फिक्स्ड एसेट जिस पे परचेज हुई है। सबसे पहले जिस दिन असेट को रिकॉर्ड किया 1 अप्रैल 2016, कितने रुपए पे रिकॉर्ड करें? सर 60 पे। 60 लाख। क्योंकि उस दिन सोचने की जरूरत ही नहीं है, उस दिन आपके पास कोई रेट है ही नहीं। उस दिन आप क्या कर सकते हो? उस दिन आपको पता है कि मैंने 1 लाख US $1 की मशीन खरीदी है, रेट है 60 रुपीज। तो क्या आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होगा? उस दिन आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन होगा कहां से? अगर दो चीजें अवेलेबल होगी तो कंफ्यूजन होगा ना। 1 अप्रैल 2016 को आपके पास कुछ और है ही नहीं, आपके पास केवल एक ही है, 60 रुपीज पर डॉलर। तो बस रिकॉर्ड कर लीजिए 60 रुपीज पर डॉलर। चलिए सर ये क्वेश्चन में 31 मार्च 2016 गलत दिया हुआ है क्या? क्या चीज दिया हुआ है? सर ये जो लास्ट में दिया हुआ है ना, बैलेंस शीट हाँ, अरे छोड़ बनानी दो, ये डेट चेंज नहीं करते हैं। हाँ जी, डेट चेंज करते हैं, बेवकूफ है। तुम तो अपना आंसर समझो। यस सर। सबसे पहली बात 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 मशीन रिकॉर्डेड एट, मशीन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएगी? 1 लाख US$ इज इक्वल्स टू रुपीज 60 मल्टीप्लाई 60 लाख, दैट इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 60। और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। फिर ईयर एंड आया 31 मार्च 2017। अब ये रेट है 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 को क्या करें? कुछ नहीं सर, 60 लाख पे कर देगा। कुछ नहीं करना। सर यही क्लोजिंग रेट है अपने पास। क्यों? 31 डेप्रिसिएशन भी लगेगा सर। सर डेप्रिसिएशन लग जाएगा ना। अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट पेबल होगा? The 50%. सर डाउन पेमेंट तो $50,000 होगा। 31 मार्च 2017 तक केवल आपने डाउन पेमेंट ही दिया होगा, क्योंकि 25% आपको देना है 1 अप्रैल 2017 को। पहले साल आपका डाउन पेमेंट गया है। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, किस रेट पे बाकी होगा ये? 60 सर। सर 60 पे। 60 की रेट पे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा? क्या आपको कोई भी कन्वर्जन हुआ है क्या? रेट में चेंज हुआ है? कोई एक्सचेंज डिफरेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? No, sir. नहीं करना पड़ेगा। खत्म साहब, 1 साल हो गए। फिर आपने कहा फर्स्ट, मैं ज्यादा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे ये अगर ये नहीं भी लिखता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हमने First पेमेंट तो 1 अप्रैल 2016 को किया है ना। हाँ तो 50% कर दिया था ना, तो वो तो परचेज किया उसी दिन कर दिया। तो अपन 31/3/17 क्यों लिख रहे हैं? 31 को पेबल अमाउंट है ना, बाकी पेबल का मतलब जो बचा अच्छा हुआ है। सर, ओके ओके सर। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल 2017। अच्छा, इस दिन आपने एंट्री क्या की होगी? चलिए हम एक बार, मशीन अकाउंट डेबिट, To cash. कैश या बैंक। कैश बैंक और 2 क्रेडिटर।
ये 30 लाख, ये 30 लाख और ये 60 लाख। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। और यहाँ पे भी कितने बाकी है? 30 लाख। इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हम आ गए 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को हमने अमाउंट पे कर दिया। अमाउंट पे कितना अमाउंट पे किया होगा? $25,000 इज इक्वल्स टू ₹15 लाख, क्योंकि इस दिन में डॉलर की रेट वही थी। डन। हाँ जी, हाँ सर यही रेट थी। Yes. अब अगला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को करेंगे? इस दिन मैंने एंट्री की होगी क्रेडिटर टू बैंक 15 लाख। कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ। अब अगला ट्रांजैक्शन कब करेंगे? सर जब रेट चेंज हो रही है 30 रेट सितंबर। चेंज हो रही है उस दिन। सर 30 सर सितंबर। सर 30 ईयर एंड सितंबर को वो सर ईयर एंड करेंगे। ईयर एंड Year end रेट करेंगे। चेंज होने वाले दिन मैंने कब बताया था शेफाली? रेट चेंज करने वाले दिन से ट्रांजैक्शन करने के लिए कहा था। सर लास्ट मैंने तो में कहा था भाई 2 ही दिन काम करते हैं, पहले परचेज किया और फिर जब पेमेंट किया या ईयर एंड आया। अब पेमेंट कर नहीं रहे हैं बाकी का कोई इस साल, हाँ। ईयर एंड कब आएगा? ऐसे तो पूरे साल। चलो इस क्वेश्चन में तो एक दिन बताया, पूरे साल में जब जब रेट चेंज होते रहे डेली आप एंट्री करते रहेंगे? नहीं सर नहीं। तो अब हमने कहा था 31 मार्च 2018। पेमेंट किया नहीं है लेकिन अमाउंट पेबल। कितना अमाउंट पेबल है? $25,000। $25,000. 29,000। 25। कितना अमाउंट पे हो गया? $25,000 पेबल है। किस रेट से पेबल है? 68. 68 सर। 17 lakh. 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 68। कितना पेबल हो गया? 17 lakh. 17 लाख हो गया सर। 17 लाख। ये लीजिए। अब बताइए इस 2 लाख रुपए के एक्सचेंज डिफरेंस का क्या ट्रीटमेंट किया जाए? ₹2 लाख सर के ऐड हो जाएगा सेज की वैल्यू में। ऐड हो जाएगा असेट की वैल्यू में। चलिए ये तो क्लियर है। तो हम कहेंगे सच एक्सचेंज डिफरेंस एडेड टू द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। अब काम की बात ये है कि ये कौन सी डेट को वैल्यू माना जाएगा, ऐड माना जाएगा, इस डेट को, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट पता है तो उस डेट को? सर उसी डेट को 31/3/2018। मतलब आपको ये पता है एज ऑन 1 अक्टूबर 2017, क्योंकि आपको ऑफिशियली पता है कि ये एक्सचेंज डिफरेंस किस रेट को अराइज हुआ था। अगर जनरली कभी पता नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे डेट स्पेसिफाइड की गई है, अगर डेट स्पेसिफाइड नहीं हो तो हम उसको बीच में नहीं मानते हैं। जिस दिन हमने ईयर एंड वाले दिन किया है ईयर एंड वाले दिन को ही मानते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डेट मेंशन की गई है कि जो एक्सचेंज की रेट आपने रिवाइज की थी
वो 1 अक्टूबर 2017 को ही रिवाइज हो गई थी। तो रिवाइज हो गई थी और आपको स्पेसिफिकली डेट मेंशन है, इसलिए कौन सी डेट से मान लिया जाएगा? क्योंकि फिक्स असेट में अगर हमें ट्रांजैक्शन की डेट पता होती है तो हम ट्रांजैक्शन की डेट से ही ट्रीटमेंट करते हैं। समझ गए मेरी बात? यस सर, डेप्रिसिएशन जब अपन 18 का लगाएंगे तो 62 लाख पे लगेगा ना? ये तो सुनिए तब ऐसे जल्दी क्यों? ये अगर डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम नहीं होती तो मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? अमाउंट पेबल है बस। क्लियर? यहाँ तक की बात तो क्लियर है क्या? यहाँ तक की बात में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर सर। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात केवल इतनी सी है कि सर आप ये मुझे बताइए कि इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगाया हो? जो ये पूरा साल है, इस पूरे साल में डेप्रिसिएशन कितना लगाया हो? सर 10% लगाना है। 60 लाख का 10% मतलब 6 लाख। क्लियर? यस सर। कौन से मेथड से लगाना था डेप्रिसिएशन? SLM से। SLM। अब एक बात, आपने कहा कि ये एक्सचेंज डिफरेंस हमने 1 अक्टूबर को एडजस्ट कर दिया था, इसका मतलब 1 अक्टूबर को फिक्स एसेट की वैल्यू चेंज हो गई थी? यस सर। नहीं हो गई थी? हो गई सर चेंज। हो गई। अगर 1 अक्टूबर को वैल्यू चेंज हो गई तो 1 अक्टूबर के बाद जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो रिवाइज्ड वैल्यू पे लगेगा या पुरानी वैल्यू पे लगता रहेगा? रिवाइज्ड। रिवाइज्ड पे लगेगा। तो ध्यान से देखिए, डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2017 टू 30 सितंबर 2017 कितना लगेगा? 60 लाख का 10% जो होता था 6 लाख 6 महीने के लिए। क्लियर? कितना लग जाएगा? 3 लाख। 3 लाख रुपए। अब डेप्रिसिएशन लगेगा रिवाइज्ड वैल्यू पे, तो इस दिन रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? रिवाइज्ड वैल्यू एज ऑन 30 सितंबर 2017, असेट की रिवाइज्ड वैल्यू, परचेज कॉस्ट 60 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 6 लाख और 3 लाख का 9 लाख रुपीस, 51 लाख प्लस एक्सचेंज डिफरेंस, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 53 लाख। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब इस 53 लाख में जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा? सर हाफ ईयर का। हाफ ईयर का ही लेंगे। हाफ ईयर का, लेकिन निकालेंगे कैसे? सर रेट तो हमारे पास 53 लाख का 10% और हाफ ईयर का निकालें या कुछ और करें? बेटा लाइफ कितनी बची हुई है? लाइफ बताइए कितनी बची हुई है? अगर किसी चीज पे 10% डेप्रिसिएशन लगाया जाता है उसका मतलब लाइफ कितनी थी? 10 इयर्स। 10 इयर्स। कितने साल हो चुके हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, तो कितना बच गया? 8.5। 8.5। 8.5। तो एक पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा?
हाँ, पूरे साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताइए, फटाफट लिख के बता दीजिए। मैं जब कह रहा होता हूँ बोलिए तब तो लिख रहे होते हैं। सर 623529। मैंने कहा लिख के बता दीजिए। $623,529 $623,530 कर दो। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 623,530 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6 मंथ्स का $311,765। बस क्लियर। क्या अगले साल कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या दोबारा कोई रेट चेंज हो रही है? नो सर। बस आगे से इतना डेप्रिसिएशन लगाते जाइए, अगले साल के पहले दिन एक पेमेंट और कर देना, खत्म। क्लियर, समझ गए पूरा क्वेश्चन? यस सर। सर बट क्वेश्चन में तो एसएलएम लिख रखा था, तो अपन ऐसे तो अरे करें। ऐसा एक बार बताओ, रेट कहां से लाते हो? पहले दिन हम रेट कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन की? असेट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, जो डेप्रिसिएशन आता है उसके हिसाब से रेट निकालते हैं। ऐसा ही करते हैं। यस यस सर। सर। लेकिन अगर आगे चल के हमने चेंजेस कर दिए वैल्यू में, तो क्या वो रेट अफेक्ट नहीं हो जाएगी लाइफ के हिसाब से? देखो, या तो केवल वैल्यू चेंज होती है, लाइफ चेंज नहीं होती। अब या तो वैल्यू भी चेंज हो रही है और लाइफ भी चेंज हो रही है। पहले वाली जो वैल्यू थी वो 10 साल के लिए थी, लेकिन बाद में जो वैल्यू आई है वो 8.5 इयर्स के लिए आई है। तो अगर दो अलग अलग वैल्यू, तो क्या रेटें चेंज नहीं हो जाएगी? यस इसलिए हमने क्या है, रेट को छोड़ के हम वैल्यू पे आ गए। क्लियर? क्योंकि वरना उस 2 लाख रुपए पे भी 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लग जाता और वो 8.5 इयर्स तक ही लगता। समझे मेरी बात? यस सर। इसलिए ठीक है, क्लियर। तो पहले इसको नोट करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन को नोट करेंगे, और ये एक वर्किंग नोट बना देंगे छोटा सा रिवाइज्ड वैल्यू। क्लियर, नोट कर लिया? मैं आपको इसकी फोटो भी सेंड कर दूंगा अभी, तो आप इसको प्रॉपर्ली नोट कर पाएंगे। इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो कल की क्लास में करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थोड़ा सा लेट है अपन, चलिए बाय बाय।